विश्व में हम लोगों ने देखा कि कुल 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर दुनिया की निगाह है। आइए इससे संबंधित भौगोलिक तथ्यों की हम कुछ जानकारी करें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दक्षिणी सीमा पनामा देश है और पनामा की दक्षिणी सीमा के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप शुरू हो जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे उत्तर का देश कनाडा है और उसके दक्षिण में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और सबसे उत्तर में कनाडा है। इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। कारण अलास्का का भाग जो 141 डिग्री पश्चिम देशांतर के पश्चिम स्थित है, यह पहले सोवियत संघ का भाग था और बाद में न जाने सोवियत संघ को क्या सूझी, उसने 1867 में इस अलास्का के भाग को संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ दे दिया। उसको क्या पता, रूस को क्या पता कि यहाँ यूरोप सागर में तेल का एक बृहद भंडार है और उस भंडार को लेकर ये दो मित्र संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा आपस में विवाद खड़ा कर लेंगे। आइए, ये तो राजनीतिक विवाद है, हम लोग भौगोलिक सीमांकन करें। अर्थात यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कनाडा और यूएसए के बीच सीमा रेखा कौन है, तो आप सीधा सा उत्तर देंगे 49 अंश अक्षांश, 49th पैरेलल। अर्थात 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर कनाडा देश और उसके दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। अनोखी रेखा है यह अक्षांश, क्योंकि विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जिसके सहारे सबसे शांत रहता है, कोई गार्ड नहीं, मोस्ट पीसफुल अनगार्डेड इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसमें एक भौगोलिक उलझन फिर पैदा होती है। क्या 49 अंश अक्षांश रेखा बृहद झीलों के, जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं, उनके उत्तर से होके जाती है? तो अगर 49 अंश अक्षांश ही सीमा रेखा मान ली जाए तो इन 5 ग्रेट लेक्स के जल पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का ही अधिकार हो जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ऐसा कहता है कि यदि कोई जलराशि 2 देशों की सीमा पर स्थित है तो उस पर दोनों का बराबर प्राकृतिक अधिकार होता है। यही परिणाम हुआ कि 49 अंश अक्षांश सुपीरियर झील में आकर और उसके बाद यह इन झीलों के बीच से होकर निकल जाती है। हाँ, मिशिगन झील को यह स्पर्श भी नहीं करती, इसलिए इस पर अलग से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ इसको सामान्य दृष्टि से देख लेते हैं, लेकिन विशेष दृष्टि से इसका जब हमें बड़े पैमाने का मानचित्र देखेंगे तो उसमें विभिन्न सूचनाएं होंगी और उस पर विभिन्न प्रश्न बनेंगे। लेकिन इतना तो आप सोच ही लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सूर्योदय इन 5 बृहद झीलों में किस में होगा, तो मैं बता रहा है कि सबसे पूरब ओंटारियो है, उसी में होगा। और सबसे बाद में सूर्यास्त किस में होगा? जाहिर सी बात है, सुपीरियर में होगा।
इसमें अगर पूछा जाए कि अगर दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है और उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त से बर्फ की चादर दक्षिण बढ़ती जा रही है तो कौन झील सबसे पहले जमेगी? सुपीरियर। और सबसे मीठा पानी किसका होगा? सुपीरियर का पानी मिशिगन, मिशिगन का ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो और सेंट लॉरेंस रिवर से होता हुआ गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में चला जाता है। तो स्पष्ट है कि सबसे फ्रेश वाटर मीठा पानी सुपीरियर का होगा और सबसे पोल्यूटेड खराब पानी ओंटेरियो का होगा। इसकी चर्चा हम लोग आगे बहुत डिटेल में करेंगे। आज आइए हम देखते हैं कि इसमें कुछ विशेष बिंदु हैं जो स्मरणीय हैं, जैसे ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज क्या एक देश में स्थित है या दो? दिख रहा है, यह यूएसए अर्थात अलास्का में भी है और इसका कुछ फैलाव कनाडा में भी है। दो देश की है। और क्या साल भर यह बर्फ से ढकी रहेगी? हाँ, यह सिर से पैर तक बर्फ से साल भर ढकी रहेगी। और इसके दक्षिण में नदी यूकन नदी इस पहाड़ियों से, जो ब्रुक्स रेंज की पहाड़ियां हैं, और उसी के दक्षिण में उसका रॉकीज माउंटेन के रूप में विस्तार है, यहीं से निकलकर और यह जाकर इधर एक सागर होगा, जरा मैप में आप देखिएगा, शायद बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि होगी, उसमें जाके गिरती है। यह भी जम तो जाती होगी पूरी नदी। किस महीने में? जरा दिमाग पर भी दबाव दीजिए। दिसंबर और जनवरी, जब सूर्य दक्षिण में है। लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तो यह गल जाती, जल हो जाता है। इसी के दक्षिण में यहाँ पर माउंट कटमई है, ज्वालामुखी। कटमई ज्वालामुखी पश्चिम में क्यों है? आप देख रहे होंगे कि कई यहाँ पर आइलैंड्स हैं, द्वीप है, सब के सब ज्वालामुखी से बने हैं। ज्वालामुखी की यहाँ पर एक पेटी भी है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक में। यहाँ पर प्लेट का एक मार्जिन है और इसलिए यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और इसलिए यह परिप्रशांत अग्निवलय कहा जाता है। बहुत ज्वालामुखी हैं, हम लोग ज्वालामुखी के चैप्टर में उनको क्रम से देखेंगे। लेकिन अभी तो एक जो अनोखी चीज माउंट कटमई है उसको देखते हैं। यह बर्फाच्छादित क्षेत्र है, बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है और वहीं पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, अंगारे। आइए देखते हैं। युद्ध, जल देवता, जल में भी शीतल बर्फ और अग्नि देवता। क्या परिणाम होगा? यहाँ पर इस ज्वालामुखी के अंगारे बर्फ की मोटी चादर को तोड़ नहीं पाते, लेकिन नीचे से तो गला ही देते हैं और नीचे नीचे वह अंगारे प्रवाहित होने लगते हैं, लेकिन वह कहीं न कहीं ठंडे होंगे, बर्फ को गलाएंगे, जलवाष्प बनेगी। इसलिए बर्फ की एक लंबी चादर के बीच में कहीं कहीं पर छिद्र हो जाते हैं, वहां से धुआं निकलने लगते हैं और दूर से आप देखेंगे तो कहेंगे ये तो धुआंरे हैं, स्मोक्स निकल रहा है विभिन्न छिद्रों से। इसलिए भूगोल के लोग इसको वैली ऑफ 1000 स्मोक्स, हजारों धुआरों की घाटी कह दिया गया है। हजारों धुआरों की घाटी कहाँ है?
वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स कहाँ है? कटमई में। और पड़ोसी अगर विशेष होता है तो उसका पड़ोसी भी विशेष होता है। देखिए, ये है आपका एक माउंटेन, माउंट मैककिनली, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है इस पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की या इस रॉकीज माउंटेन की। और ये भी आपाद बर्फाच्छादित रहती है। और इसके बाद यहाँ पर एक रिवर है मैकेंजी। मैकेंजी नदी आप देख रहे हो कि ग्रेट स्लेव लेक से निकल रही है और निकलकर उत्तर ब्यूफोर्ट सागर में गिर रही है। ब्यूफोर्ट सागर किसका भाग होगा? मैप में देखिएगा, आर्कटिक ओशन का यह एक भाग होगा जो बर्फ से ढका होगा। और इस मैकेंजी नदी का मुहाना भी तो जम जाएगा कब? दिसंबर और जनवरी में। और यहाँ पर एक अनोखी चीज अगर आप ध्यान दें तो झीलों की एक लाइन है। जैसे सबसे उत्तर में ग्रेट बियर लेक, इसकी खासियत क्या है कि यह आर्कटिक वृत्त पर स्थित है, आर्कटिक सर्कल पर, और इसलिए यहाँ पर अर्धरात्रि का सूरज, मिडनाइट सन दिखता है। कब? 21 जून को। साल भर नहीं। लोग कहेंगे कि नॉर्वे ही मिडनाइट सन का कंट्री है, कहने दीजिए, कोई नॉर्वे को स्पेशलाइजेशन नहीं। मिडनाइट सन 21 जून को आर्कटिक सर्किल पर हर जगह दिखेगा। अब आप अपने मैप में आज ही आर्कटिक वृत्त पर सब देश और स्थान को देख लीजिएगा, सब पर मध्यरात्रि का सूर्य दिखता है। ये है क्यों दिखता है? इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी में विशेष रूप से पढ़ेंगे। यहाँ तो हमारे सामने एक विवाद है कि ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथावास्का लेक और विनिपेग लेक, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो, लगभग ये सब क्यों एक लाइन पर हो गई है? क्या प्रकृति के अंदर भी एक लीनियर पोजीशन है? क्या उसमें भी नियम है? हाँ, उसमें भी नियम है। इसका उत्तर अगर जानना चाहें तो आपको पृथ्वी का इतिहास पढ़ना होगा, जिसको हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री में सीखेंगे। लेकिन यहाँ इतना बता दें कि हमारे पूरे ग्लोब पर, पृथ्वी पर 2 बार हिमानीकरण हुआ है। हमारे इस पूरे ग्लोब पर ग्लेशिएशन 2 बार हुआ है। एक तो कार्बोनिफेरस काल में, बहुत पुराना, जब हमारी ये पूरे पृथ्वी के महाद्वीप एक साथ दक्षिण में थे, और दूसरा प्लीस्टोसीन हिमानीकरण में, आज की पोजीशन में। प्लीस्टोसीन लेटेस्ट है, नवीनतम है। हिमानीकरण में होता क्या है कि बर्फ की चादर ध्रुवों से चारों तरफ फैलती है, साउथ पोल से भी, नॉर्थ पोल से भी। और जब बर्फ की चादर फैलेगी तो महाद्वीपों पर तेजी से फैलेगी जिह्वाकार रूप में। इसका डिटेल हम लोग ग्लेशिएशन के चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन अभी इतना आप देखें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर बर्फ की एक मोटी चादर जिह्वाकार रूप में चली, और जब चली तो उसका भार भी होता है बर्फ का। उस भार से यह स्थल दब गया तो उसमें अवतलन हो गया, तो उसमें गड्ढे बन गए। और जब वो बर्फ गल गई तो गड्ढे यथावत रह गए। उस गड्ढे में बरसात का जल भर गया और झीलें बन गई। इसलिए आपसे जब कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की झीलों की
एक रेखीय स्थिति को एक्सप्लेन करिए तो शायद आपको प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन के पन्नों को पलटना पड़ेगा। अब इसमें एक खाड़ी है हडसन की खाड़ी। ये पूर्ण रूप से कनाडा में ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक हडसन मोहाक रिवर वैली, हडसन मोहाक नदी घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उसके उत्तरी पूर्वी भाग में है, पूछी जा चुकी है। हडसन मोहाक वैली जो उत्तरी पूर्वी अमेरिका की एक औद्योगिक पेटी है, उस नदी के सहारे बहुत उद्योग डेवलप है, लेकिन कंफ्यूजन होना तो स्वाभाविक ही है। हडसन पढ़े, मोहाक से तो कोई मतलब नहीं, और कनाडा में लगाए नंबर गंवाए। लेकिन आप सावधान रहिएगा, हडसन में एक नदी चर्चिल गिरती है। ये बर्फ भर पूरे साल भर बर्फ से नहीं ढकी होती है। कारण इन नदियों की तुलना में यह दक्षिण में है, और यहाँ पर यह है आपका बेफिन लैंड। बेफिन लैंड द्वीप है, लंबा सा है, पहचान लीजिएगा इसको, निगाहों में भर लीजिएगा, नहीं तो सिविल में कई आइलैंड का चित्र बनाकर पूछा जाता है, पहचानिए। जैसे वैंकूवर देख रहे हैं ना, जी भर के देख लीजिए इसकी शकल, नहीं तो यूपीएससी में पहचानने को जब पूछा जाएगा तो आप चले आएंगे, पहचानते तो है नहीं, गाना गाते अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, तो वो भी कहेगा जाओ फिर से देखो, 4 टन देखो, क्यों अभी देख लीजिए। और ये बैफिन की बे है, यहाँ पर है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर क्यों ग्रीन है, क्या विशेषताएं हैं, कितनी मोटी चादर है, कैसे डेनमार्क के अधिकार में आया, हम लोग इस जियोपॉलिटिक्स को आगे सीखेंगे। बस अभी इतना कि ये है डेविस स्ट्रेट जल संधि है, नहीं थी पहले, बाद में बनी। क्यों? पहले ग्रीनलैंड, बेफिन आइलैंड, कनाडा का पार्ट आपस में जुड़ा था, अलग हो गए, भला अलग कौन नहीं होता, ऊपर से ही सब अलग होके आते हैं। जुदाई, ऊपर मिलन, नीचे जुदाई, फिर ऊपर मिलन, इसलिए यह अलग हो गए, दरार बने, पानी भर गए। इसका राज हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में सीखेंगे कि कैसे यह ग्रीनलैंड यूरोप से अलग होकर यहाँ आया, फिर कैसे यह यहीं रह गया और हमारा नॉर्थ अमेरिका या कनाडा का पार्ट इससे अलग हो गया, और क्या यह दूरी बढ़ती जा रही है। हाँ, इसकी चौड़ाई बढ़ रही है, क्योंकि पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर पश्चिम खिसकता चला जा रहा है। आइए हम लोग अब संयुक्त राज्य अमेरिका के और विशेष रूप से कनाडा के पूर्वी तट पर चलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है पूर्वी तट, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का पूर्वी तट क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यूरोप महाद्वीप से लोग पहले यहीं आकर बसे, विकास किए, और आगे हम पढ़ेंगे, कार्लो सार ने बताया है कि विकास की लहरें संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट से पश्चिम की तरफ गई, और यह एक डेवलप्ड एरिया है पूर्वी तट, इसलिए इसका नामकरण किया गया है ईस्टर्न सीबोर्ड, पूर्वी सीबोर्ड, जिसमें पूरब की तरफ आप देख रहे होंगे कि ये आइलैंड है, और इस आइलैंड को न्यू फाउंडलैंड कहा जाता है। न्यू फाउंडलैंड किसका है ये तो एटलस बताएगा, कलर देखने से पता लग जाएगा। अगर यह कनाडा के कलर का है तो कनाडा का हुआ, और यह यूएसए के कलर का अगर है
तो इससे कहूँगा ये आपका काम है, मैप में देखिए। हम क्यों बताएं? क्योंकि हर आइलैंड उसी कलर से होता है जो कलर उस कंट्री का होता है। और इसके दक्षिण में आने पर आप सेंट लॉरेंस की खाड़ी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देख रहे हैं। क्यों इसका नाम सेंट लॉरेंस खाड़ी है? क्योंकि सेंट लॉरेंस रिवर बहती है। देख रहे हैं कैसे पतले रास्ते से समुद्र में घुस रही है। यह नदी एक भ्रंश से होकर बहती है, फॉल्ट, अर्थात सेंट लॉरेंस नदी के रास्ते में जो भ्रंश है उसके पूर्व में भी एक माउंटेन है और उसके पश्चिम में भी एक माउंटेन है, लॉरेंटाइट्स, बहुत पुराना माउंटेन। हम लोग विश्व में अभी माउंटेन को देखेंगे कि 4 बार इनकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पुराना लॉरेंटाइट माउंटेन है। हाँ, यह कब बना? जब यह पार्ट स्कैंडिनेविया से मिला था, नॉर्वे, स्वीडन से, और यह एक ही साथ बने, लेकिन अलग होना इस सृष्टि का प्रकृति का नियम है। और आज ये अलग होकर उत्तरी अमेरिका में और स्कैंडिनेविया यूरोप में ही है। बहुत पुराना माउंटेन है और सेंट लॉरेंस रिवर भ्रंश में बहते। सेंट लॉरेंस की चर्चा हम लोग क्लाइमेट, जब वर्ल्ड की क्लाइमेट पढ़ेंगे फिर आएगा, कहा जाएगा सेंट लॉरेंस टाइप क्लाइमेट, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। लेकिन अगर लोकेशन आपको याद रहेगी तब तो ठीक, नहीं तो आप कहीं भी दिखा लेंगे, लोकेशन तो आपको याद ही हो जा रही होगी। और दक्षिण में आने पर यहाँ पर एक फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी भी विश्वविख्यात, दुनिया में जानी मानी है। क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यही आता है, हाईएस्ट टाइड ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा। और यह देश विकसित है, केवल ज्वार का प्राकृतिक नज़ारा देखकर ही संतुष्ट नहीं होता है, वह उस ज्वार से ज्वारी ऊर्जा बना देता है। लेकिन क्यों सबसे ऊंचा ज्वार यहीं आता है, इस चीज को हम लोग ओशनोग्राफी में टाइड के चैप्टर में सीखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से स्थल की बनावट के कारण हाईएस्ट टाइड आता है। याद रखिएगा, फंडी की खाड़ी। इसके दक्षिण में ये आपका बोस्टन शहर, इंडस्ट्रियल सिटी है, ये आपका न्यूयॉर्क है, और ये आपका यहाँ पर वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है, इस पर ध्यान रखिएगा। पोटोमैक नदी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके किनारे विश्व का एक बहुत बड़ा शहर, बहुत विख्यात शहर बसा हुआ है, इसलिए पोटोमैक नदी इम्पॉर्टेंट है। और इसके दक्षिण में आपका मैरीलैंड जगह है। मैरीलैंड को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह नासा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस रिसर्च एजेंसी है, उस नासा का केंद्र यहीं पर है। और यहाँ पर से अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए कोबे, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर, एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जो आज भी है और काम कर रहा है स्पेस पर, जिसको हम लोग स्पेस एस्ट्रोनॉमी के चैप्टर में विशेष रूप से सीखेंगे। तब तक शायद आप मैरीलैंड यूएसए में है भूले रहेंगे। और इसके और दक्षिण में आने पर फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा पेनिनसुला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग से जो चक्रवात उठते हैं, तो पहले फ्लोरिडा देख रहे हैं, जिसे किसी इंसान की नाक आगे निकली हुई है, उसी पर हिट करता है, पेनिनसुला है, इसको याद रखिएगा। और फ्लोरिडा के पास छोटे छोटे आइलैंड हैं, और इसके बाद यहीं पर कुछ बीचेज हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल बेल्ट में
इम्पॉर्टेंट बीचेज होते हैं। आइए हम लोग इस ईस्टर्न सी बोर्ड के पश्चिम में देखते हैं तो यहाँ पर एक अपलेशियन माउंटेन है, अपलेशियन पर्वत। और ये अपलेशियन पर्वत यहाँ का सबसे पुराना पर्वत। सबसे पुराना का मतलब जब यहाँ पर लॉरेंटाइट बन रहा था उसी समय का ये अपलेशियन। और अपलेशियन बहुत पुराना है, सेडिमेंट्री है, इसलिए इसमें सेडिमेंट्री रॉक में कोल के डिपॉजिट, कोयला का बहुत बड़ा भंडार इस पूर्वी भाग में है। और इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला पादा आधारित उद्योग यहाँ पर बहुत विकसित हुए हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, जिसको हम लोग वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज में सीखेंगे। और यहीं पर इसी का एक छोटा साथी अलेघनी माउंटेन है, अपलेशियन का ही। और हम लोग अब देखते हैं एक नदी प्रणाली। ये नदी बेसिन आप देख रहे होंगे, और ये नदी बेसिन के पूरब में एक पर्वत है और पश्चिम में भी ये रॉकीज माउंटेन है, जिसका आगे का विस्तार मैक्सिको में सियरा माद्रे है। और उत्तर में भी ये भाग कुछ ऊंचा है, जो कि कनाडियन प्लेटो या शील्ड कहलाता है। देख रहे हैं तीनों तरफ ऊंचे भूभाग से घिरी यह बेसिन, जिसमें कि आपकी एक रिवर है मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी आप देख रहे होंगे तो सुपीरियर झील के पश्चिम ऊंचे भाग से निकल रही है। और यहीं पर मेसाबी रेंज है। मेसाबी रेंज आयरन और लौह अयस्क निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक मुख्य लौह अयस्क खदान है। इसी के पास से मिसिसिपी दक्षिण प्रवाहित हो रही है। और इसके बाद एक मिसौरी नदी है, और मिसौरी नदी भी ग्रेट फॉल्स के पास से निकलकर और दक्षिण जा रही है। इसमें एक येलोस्टोन रिवर है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जिसकी चर्चा हम लोग ज्वालामुखी के चैप्टर में विशेष रूप से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के कलर्ड वाटर निकलते रहते हैं, कलर्ड मड निकलते रहते हैं। वो आकर्षित करते हैं पर्यटकों को, और बन गया येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क, विख्यात संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया में। दोनों नदियाँ आकर जहाँ मिलती हैं वो है संगम नगर, जैसे भारतवर्ष में इलाहाबाद, सेंट लुई। और यहाँ अच्छी बाढ़ आती है क्योंकि इन दोनों नदियों का प्रवाह क्षेत्र बहुत है। और इस तरह से मिसिसिपी और मिसौरी ये दो बहनें मिलकर आगे बढ़ी। फिर तो जिसके पास ज़्यादा धन होता है उसके पास और ही आता जाता है। देखिए इधर से एक और नदी इसमें आके मिल रही है, और रेड इधर से एक और नदी टेनेसी, इधर से दाहिनी सहेली इसकी अरकानसास। इस तरह से कई नदियाँ इसमें आके मिल रही हैं। इसमें आपकी ये जो टेनेसी नदी है ये विशेष महत्वपूर्ण है। टेनेसी की क्या खासियत है कि यह इन पहाड़ियों से, अपलेशियन पर्वत से जल ग्रहण कर, बारिश का जल ग्रहण कर और इसमें आके मिलती है। देख रहे हैं इसका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता माने ये बहुत ज़्यादा क्षेत्र पर बाढ़ लाती थी। बाढ़ लाती थी तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने इस पर डैम बनाया और इस पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नियंत्रित हो गई बाढ़, मिलने लगी ऊर्जा, होने लगी सिंचाई। बस भारत ने इसको देखा, पहचाना, नकल उतारा, और भारत में इसी प्रकृति, इसी स्वभाव की दामोदर नदी है।
भारत ने दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली कारपोरेशन का गठन कर दिया और टेनेसी वैली प्रोजेक्ट की ही तर्ज पर वहाँ पर डीवीसी बन गई। कामयाब है। जिस दामोदर नदी को अभिशाप कहा जाता था वो वरदान सिद्ध हो गई है। अर्थात मनुष्य जिस संसाधन को चाह ले वो मानव के लिए उपयोगी बना सकता है। चली आ रही हैं नदियाँ दोनों, मिसिसिपी मिसौरी, और यहाँ पर एक शहर है न्यू ऑरलियंस, समुद्र के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर न्यू ऑरलियंस में मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ आकर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती हैं। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो इस मिसिसिपी मिसौरी नदी की बेसिन के पूरब की तरफ भी ऊंचा भाग है, पश्चिम की तरफ भी ऊंचा भाग है, उत्तर भी ऊंचा भाग है और इस पूरे क्षेत्र से यह अवसाद लाकर यह इस मैक्सिको की खाड़ी में जमा कर रही है। अवसाद धार से मैक्सिको की खाड़ी धंसती जा रही है और धंसने के फलस्वरूप वहाँ पर एक भूसन्नत जियोसिंक्लाइन का निर्माण हो रहा है। भूसन्नत चैप्टर हम लोग जियोसिंक्लाइन में पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे और भूसन्नतियों से ही ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। अब क्या सबसे गहरी और बड़ी भूसन्नत विश्व की यही है मिसिसिपी मिसौरी द्वारा बनाई गई? नहीं, गंगा द्वारा बनाई गई, जिसको यदि आप विश्व मानचित्र पर देखें तो गंगा का डेल्टा अर्थात बंगाल की खाड़ी में सबसे गहरी भूसन्नत बन रही है और यह विश्व में दूसरे स्थान पर है। और इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो ये न्यू मैक्सिको तो एक स्टेट है, किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। लेकिन मैक्सिको एक कंट्री, मैक्सिको कंट्री संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ में स्थित है और न्यू मैक्सिको या संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको देशों के बीच में सीमा पर एक रिवर बहती है, रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे एक इंटरनेशनल रिवर है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर बहती है। क्या अनबन हुई संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में? हुआ होगा जरूर कुछ राजनैतिक, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल के वर्षों में एक दीवार बनवाना शुरू किया। कहाँ बनेगी दीवार? क्या नदी में? नहीं, नदी तो वैसे ही प्राकृतिक सीमा है। यह बनेगी जहाँ पर यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा पर नहीं है, अर्थात इस साइड में दीवार बनेगी। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो कि पश्चिम में है, आइए हम लोग इनको देखते हैं। पश्चिम में आपका एक स्थान है सिएटल, बहुत इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होते रहते, ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर कौन कौन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, आपका काम है। और इसी के बाद यहाँ पर एक नदी है स्नेक, देख रहे हैं स्नेक की तरह से आकार। ये रॉकीज पर्वत की ऊंची चोटियों से बर्फ के गलने से जल पाकर और प्रवाहित होकर ये प्रशांत महासागर में गिरती है। ये प्रशांत महासागर कौन प्रशांत महासागर है, पश्चिमी या पूर्वी, इसका निर्णय आप ले चुके होंगे। विश्व में मैप पर देखें तो ये लगता है पश्चिमी प्रशांत महासागर, लेकिन है पूर्वी। कैसे? एस्ट्रोनॉमी में इस गुत्थी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके दक्षिण में ये है डेथ वैली, मृतक घाटी। डेथ वैली लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सबसे निचला बिंदु है यहाँ का, सी लेवल से भी नीचे है। अगर
इसी लाइन पर मैककिनली सबसे ऊंचा बिंदु है। इसी लाइन पर डेथ वैली सबसे नीचे बिंदु है। इसलिए हाईएस्ट हो जाना और लोएस्ट हो जाना एक ही लाइन पर चीजें होती हैं, या एक ही सिक्के के दो पहलू। इसलिए जब आप लोएस्ट रहिए तो हाईएस्ट के बारे में सोचिए, और जब हाईएस्ट रहिए तो लोएस्ट के बारे में जरा ध्यान रखिए, क्योंकि समय का फेर बहुत तेज चलता है। और यहीं पर ये सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ग्रेट साल्ट लेक है, ग्रेट साल्ट लेक सिटी है। क्यों सैलिनिटी ज़्यादा है? क्योंकि हम लोग रॉकीज माउंटेन पर आगे सीखेंगे कि इसमें कई रेंजेज हैं। तो ये ग्रेट साल्ट लेक दो श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कैसे बारिश होगी? नहीं होगी, पानी कम होगा, खारापन स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होगा। अब हम लोग खारापन में देखेंगे कि इसका भी विश्व में स्थान है। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज, ये रिवर कोलोरेडो नदी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं से निकलकर और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है, और इसने रॉकीज माउंटेन को आर पार काट दिया। और यह नदी पहले से ही बह रही थी। ये तो रॉकीज माउंटेन का मूड हुआ, वह धरती से निकलने लगा और धीरे धीरे निकला। अगर अचानक उठ गया होता तो शायद कोलोराडो नदी का पानी पूरब चला गया होता, लेकिन वह रॉकीज माउंटेन धीरे धीरे निकला। नदी ने काटा, उसने कटवाया, वो उठता गया और नदी का यहाँ पर गहराई बहुत ज़्यादा हो गई। और परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर एक गार्ज बन गया, कैनयान, ग्रैंड कैनयान। विश्व की मानी जानी है, माने टॉपर तो नहीं है, टॉपर तो अपनी है, भारत की है, ब्रह्मपुत्र गार्ज, कोरबा गार्ज, लेकिन है तो ये इम्पॉर्टेंट। और इसको देखने के लिए विश्व के बहुत पर्यटक यहाँ जाते हैं, ग्रैंड कैनयान या गार्ज। और इसी पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने केवल दिखाकर नहीं बल्कि उससे कुछ पैसा वसूलने को सोचा। और इस पूर्ववर्ती नदी पर, इसको पूर्ववर्ती क्यों कहते हैं? क्यों कि अपने पुराने रास्ते पर ही बहती रही, माउंटेन भले निकला, इसने काट दिया, अपना पूर्व रास्ता मेंटेन रखा। तो इस पूर्ववर्ती नदी पर एक डैम बना दिया, हूवर डैम। बहुत पूछा जाता है हूवर डैम। अगर डैम बनेगा तो पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो झील बनेगी, झील का नाम मिड लेक, मिड झील। और इस तरह से कोलोराडो नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है हर दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से। पश्चिम में आप देख रहे होंगे तो पश्चिमी तट के सहारे भी कुछ आकर्षक चीजें हैं। जैसे एक है सैक्रामेंटो वैली। किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर रसदार फल होते हैं, संतरा, अंगूर, और रसदार फल को खाने के बाद उसका अंगूर से अंगूरी बनाई जाती है, शराब का धंधा। और इसी के बाद दक्षिण में एक सैन जोआक्विन वैली है, बस यह भी उसी के लिए प्रसिद्ध है। क्यों यहाँ रसदार फल, साइट्रस फ्रूट होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब वर्ल्ड में क्लाइमेटिक रीजन्स का अध्ययन करने लगेंगे। और यहीं पर आपका और भी चीज़ें हैं, जैसे ये दक्षिण में आने पर लॉस एंजल्स है, लॉस एंजल्स यहीं पर हॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरह से उपयुक्त क्लाइमेट है, पर्यटक आते हैं। और इस तरह से हम लोग देख रहे होंगे तो पश्चिमी तट भी विकसित है। इसमें कैलिफोर्निया स्टेट है, और कैलिफोर्निया स्टेट
में सिलिकॉन वैली है और सिलिकॉन वैली कंप्यूटर या नई टेक्नोलॉजी में चिप के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से पश्चिम का यह भाग संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पश्चिम एक औद्योगिक और पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम लोग इसके बाद दक्षिण में ये एक स्टेट है या कंट्री है मैक्सिको। न्यू मैक्सिको जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये मैक्सिको है और मैक्सिको में एक माउंटेन है सियरा माद्रे। बाकी मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है और इसके बाद 7 कंट्रीज इसके साउथ में है। इन 7 कंट्रीज को ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और इन सब को जो नॉर्थ अमेरिका कंपोजिट रूप से कहा जाता है, उसकी दक्षिणतम सीमा जैसा हम लोग चर्चा किए थे, ये पनामा की दक्षिणी सीमा है। उसके दक्षिण में कोलंबिया शुरू होता है, लेकिन वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो इस 7 कंट्रीज हैं, इन 7 कंट्रीज को सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। लेकिन अगर इन 7 कंट्रीज में हम लोग मैक्सिको को भी शामिल करते हैं तो 8 कंट्रीज को मिडिल अमेरिका कहा जाता है, मध्य अमेरिका। इसलिए आपको सेंट्रल अमेरिका और आपको मिडिल अमेरिका में अब अंतर मालूम हो गया होगा। सेंट्रल अमेरिका के 7 देश कौन है, इसको हम लोग एक अलग चित्र के माध्यम से उनका डिटेल सीखेंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी कभी कभी यहीं पर आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता है। तिनका नाम आप क्रम से याद कर लीजिएगा, फिर इन पर हम डिटेल बताकर और उनके बारे में कुछ भौगोलिक सूचना देंगे। हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, इसको मिला करके हम इसको एंग्लो अमेरिका कहते हैं, आंग्ल अमेरिका। क्यों? क्योंकि यूरोप से अंग्रेज यहाँ आए और पूरा कनाडा और पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। लेकिन यहीं पर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कुछ दूर पे फ्रांसीसी आके बसे, इसलिए उनको इतने छोटे से भाग को फ्रेंच अमेरिका भी कहते हैं। इसका मतलब कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 3 अमेरिका हैं। नंबर 1 एंग्लो अमेरिका, आंग्ल अमेरिका, नंबर 2 मिडिल अमेरिका और नंबर 3 सेंट्रल अमेरिका। बस इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में सेंट्रल अमेरिका का डिटेल सीखेंगे।